हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेट बैंक हाउसिंग लोन के बारे में, तब मोस्टली मैंने कैसे फ्लैट खरीदना है लोन लेकर वो ही कवर किया था। लेकिन बहुत सारे मेरा सब्सक्राइबर है जिसने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई खुद का ज़मीन पर घर बनाना चाहे तो कैसे वो होम लोन ले पाएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका खुद का नहीं तो आपका पापा का नहीं तो आपका फैमिली का कोई ज़मीन है और उसके ऊपर आप घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टेट बैंक से होम लोन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो चीज़ है कि कौन कौन ये हाउसिंग लोन ले सकते हैं अपना घर बनाने के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ये हाउसिंग लोन मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं तो प्रोफेशनल है, मतलब वकील, डॉक्टर ये सब है, तब भी आप स्टेट बैंक से हाउसिंग लोन लेके अपना घर बना सकते हैं। तो इसमें जो कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। ये फॉर्म 16 क्या है? ये एम्प्लॉयर साल के अंत में क्या करता है कि इस पूरा साल में कितना सैलरी हुआ है और कितना टैक्स डिडक्शन हुआ है उसका एक स्टेटमेंट देता है, जिसको कहते हैं फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन है, एंड आपका एटलीस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना चाहिए और आपका नौकरी मिनिमम 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ कहा जाता है कि आपका सर्विस शुड बी अ कंफर्म सर्विस। अगर आप सर्विस कंफर्म सर्विस नहीं है तो आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे होता है जो प्रोविजन में है, इस हालत में आपको हाउसिंग लोन नहीं मिल सकता। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपका बैलेंस शीट होना चाहिए, ऑडिटेड अनऑडिटेड, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, कंप्यूटेशन शीट होना चाहिए और लास्ट 2 साल का टैक्स फाइल होना चाहिए। और अगर प्रोफेशनल है उसमें भी एक ही चीज़ है, आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन, टैक्सेशन, टैक्स फाइल, ये सब होना चाहिए। और आपका जो इनकम का एक जो स्टेटमेंट होता है, अगर आप प्रोफेशनल है कि पूरा साल में कैसे कैसे आप इनकम किया, वो भी आपको देना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग है एलिजिबिलिटी। अगर सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब लोग लोन ले सकता है स्टेट बैंक से घर बनाने के लिए। दूसरा जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस लोन स्कीम में, वो है लैंड। तो दोस्तों, इसको आप 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपके पास लैंड है और सेकंड कैटेगरी आपके पास लैंड नहीं है, आप लैंड खरीद के घर बनाना चाहते हैं। तो ये जो लोन आज मैं बात करूंगा ये है कि अगर आपके पास लैंड है तो ये लोन एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो वो स्टेट बैंक का और एक स्कीम जिसको कहते हैं SBI रियल्टी, उसके अंतर्गत में आप लैंड खरीद के घर बना सकते हैं। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कैसे आपको ये करना है। लेकिन आपके पास अगर लैंड है तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये लैंड किसके नाम पे है। हो सकता है आपका खुद का हो तो कोई बात नहीं, आप खुद ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका वाइफ का नाम पे हो, आपका पापा का नाम पे हो, तब क्या होगा। अगर कोई किसी और का नाम पे लैंड है, ऑफ कोर्स इट शुड बी रिलेटेड टू यू, मतलब आपसे कोई रिलेशन उसका होना चाहिए, जैसे कि पापा, मम्मी, आपका वाइफ। तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसका नाम पे लैंड है उनको एज ए को बोरोवर ये हाउसिंग लोन पे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम में लैंड नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जिसके नाम पे लैंड है उनको इस लोन पे आपको को बोरोवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर को बोरोवर का इनकम कुछ नहीं है। दोस्तों, को बोरोवर का अगर उसका लैंड है लेकिन उनका कोई इनकम नहीं, सपोज आपका पापा का लैंड है, आपका पापा, लेकिन आपका पापा का कोई इनकम नहीं है। सपोज आपका वाइफ का लैंड है लेकिन आपका वाइफ का कोई इनकम नहीं है, तब क्या होगा कि इससे बैंक कुछ नहीं कहेगा कि बैंक सिर्फ आपका जो इनकम है उसके ऊपर ही ये लोन कैलकुलेट करेगा। इसके मतलब ये हुआ कि आप अगर आपका पापा का वाइफ का नाम पे लैंड है लेकिन उनका इनकम नहीं है, फिर भी वो को बोरोवर हो सकता है।
तो आई थिंक ये पार्ट आपका क्लियर हो गया कि लैंड किसी का नाम पे भी हो आप लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको आपको लोन में को बोरोअर बनाना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है कि ये जो लैंड है, ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, मतलब साली अमन इस तरह होना चाहिए, वास्तु भीटा इस तरह का होना चाहिए, मतलब ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आप इंश्योर कीजिए आपका जो लैंड है, आपका पापा का, आपका वाइफ का जो भी हो, वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको BLRO में जाके कोशिश कीजिए कन्वर्ट करने के लिए वास्तु में। आई थिंक अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है तो वो BLRO कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज़ है कि जो लैंड है वो जिसके नाम पे भी है उसके नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एरिया में हो तो आपका म्यूनिसिपल म्यूटेशन होना चाहिए। अगर आप BLRO के एरिया में हैं तो BLRO म्यूटेशन होना चाहिए। बहुत सारे जगह है जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी है और वहाँ पर BLRO भी है, तो वहाँ पर बोथ म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ता है, मतलब BLRO एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटी म्यूटेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा क्या चीज़ होगा इस लैंड में कि इसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, लैंड रिलेटेड टैक्स, वो आपको एकदम लेटेस्ट तक पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अभी ले रहे हैं, मतलब 2017-18 पे, तो 2017-18 का उसका प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, जो लैंड के ऊपर आप कर रहे हैं, उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा और उसका रिसिप्ट बैंक को जमा करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो बेसिक पार्ट है लैंड का, बाद में मैं डॉक्यूमेंट जब डिस्कस करूंगा उसमें और भी डिटेल में मैं जाऊंगा कि ये जो बेसिक पार्ट है आपको पता चल गया है। पहला है कि कौन कौन ले सकता है और लैंड में क्या क्या होना चाहिए। लैंड किसी का भी हो सकता है लेकिन उसको आपको को बोरोअर करना पड़ेगा। लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए और लैंड का म्यूटेशन होना चाहिए जिसका लैंड है, और लैंड के ऊपर जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो एकदम अप टू डेट पेमेंट होना चाहिए। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कितने उम्र तक ये लोन, हाउसिंग लोन आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनका अभी 50-60 ईयर चल रहा है, उसके पास लैंड है, वो करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 18 से 70 तक, 18 to 70 ईयर्स तक आप ये हाउसिंग लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है बहुत सारे का, मैं क्लियर करना चाहूँगा। क्या सपोज कि आप बेटे और पापा मिलकर लैंड, मतलब हाउसिंग लोन लेना चाहता है, पापा का नाम पे लैंड है और बेटा इनकम करता है, ठीक है। अब इस पापा का उम्र हो गया है 65, तो नॉर्मल कोर्स में जब जॉइंटली लिया जाता है, जिसका उम्र ज़्यादा हो उसके उम्र की हिसाब से वो जो रिपेमेंट टर्म है वो सिलेक्ट किया जाता है। मतलब पापा का 65 है तो मतलब ओनली 5 ईयर के लिए आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर पापा कोई इनकम नहीं कर रहा है, ओनली पापा का नाम पे लैंड है और इंटायर जो इनकम जिसके ऊपर लोन हो रहा है बेटे का हो, तब पापा का जो उम्र है वो इग्नोर किया जाएगा। मतलब इनकम जिसका है उनका उम्र ही पकड़ा जाएगा। मतलब सपोज कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका 55 ईयर्स एज है, तो क्या होगा कि 60 ईयर में आप रिटायर हो जाएंगे, आपका सैलरी घट जाएगा, तो बैंक तब क्या करेगा, जो अब एज बिकॉज आपका इनकम है तो आप बैंक आपको सिर्फ 5 ईयर के लिए देगा, तब लेकिन 70 ईयर्स कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि आपका इनकम तो 60 ईयर में ख़त्म होने वाला है। तो मतलब मेन जो क्रक्स ऑफ द, ये जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 18 से 70 ले सकते हैं, लेकिन इनकम जिसका होगा और जिसका इनकम के ऊपर वो रोल रिपेमेंट डिपेंड करेगा, उनका उम्र ही और उनका इनकम जब तक होगा वही मेन माने क्राइटेरिया होगा ये जो उम्र और लोन टर्म सिलेक्ट करने में। हाँ, लोन नॉर्मल कोर्स में 30 ईयर्स तक हो सकता है प्रोवाइडेड आपका इनकम स्टेबल हो। तो दोस्तों ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। 18 से 70 तक आप ले सकते हैं। अगर को बोरोअर है तो जिसका उम्र ज़्यादा है उसका उम्र ही पकड़ लिया जाएगा। हाँ, अगर जिसका उम्र ज़्यादा है उनका कोई इनकम नहीं है और जिसका कम है वो ही
उसका इनकम के ऊपर ही लोन कैलकुलेट हो रहा है, तो जो हायर जो एज है उसको इग्नोर किया जाएगा। चौथा जो चीज़ है कि कौन कौन सा इनकम एप्लीकेबल होगा आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने पे। मैं बोला ना कि जिसका इनकम कैलकुलेट होगा उनकी हिसाब से ही वो टर्म और एज का लिमिट सिलेक्ट होगा। तो इनकम दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका सैलरी, अगर आपको कोई रेंट मिलता हो, आप किसी और घर हो उसमें अगर रेंट मिलता हो तो वो रेंट भी आपका इनकम में कैलकुलेट होगा, लेकिन उसमें रेंट एग्रीमेंट एंड प्रॉपर जो अकाउंट में वो रेंट आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक मांगता है कि दिखाइए कहाँ पर ये रेंट आ रहा है। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का इनकम, उसमें भी अगर कोई आपका रेंट इनकम है, और प्रोफेशनल वे भी जो आपका जो प्रोफेशनल जो इनकम है जो आईटी में आप दिखाया है, वो सभी इनकम आपका लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में काम में आएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कितना लोन मिलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि सबको कंफ्यूजन रहता है कि हाउ मच आई विल गेट द लोन। दोस्तों, ये 2-3 पैरामीटर में होता है। पहला जो चीज़ है वो लोन टर्म, जो मैंने आपको पहले ही डिसाइड किया है कि आपका अगर उम्र ज़्यादा हो तो लोन टर्म कम हो जाने से लोन का अमाउंट भी घट जाता है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका 30 ईयर्स एज है, तो मतलब आप मैक्सिमम जो टर्म है 30 साल, मतलब कोई भी हाउसिंग लोन आप 30 साल तक ले सकते हैं। तो मैं आई विल टेक दैट 30 ईयर्स आपका टाइम है। अब क्या होगा कि बैंक पहले आपका जो इनकम है वो इनकम का हिसाब से आपका जो लोन का अमाउंट है वो सिलेक्ट करेगा, और एक चीज़ होता है लोन टू वैल्यू, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये दोनों में जो लोअर होगा वो ही आपका लोन अमाउंट होगा। तो पहला जो चीज़ है कैसे बैंक आपका इनकम से लोन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इनकम का हिसाब से जब लोन कैलकुलेट होता है तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं EMI NMI रेशियो। EMI मतलब इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और NMI मतलब नेट मंथली इनकम, मतलब आपका मंथ में जो नेट इनकम होता है उसका कितना बैंक एज EMI कट सकता है, उसका एक स्टिपुलेशन बैंक के पास होता है। जैसे कि अगर आपका 3 लाख तक अगर इनकम हो ये सालाना, मतलब महीने में अराउंड 25,000, तो बैंक आपका जो नेट मंथली इनकम है उसके ऊपर 30% डेबिट कर सकता है, 30%। अगर आपका 3 लाख का ऊपर हो इनकम तो बैंक 50% इनकम डेबिट कर सकता है आपका नेट मंथली इनकम से। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि अगर आपका 25,000 से ज़्यादा इनकम हो तो आपका जो लोन एलिजिबिलिटी है बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर EMI अमाउंट बढ़ेगा तो लोन भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, जो लोग क्या करता है कि टैक्स से बचने के लिए उसका इनकम 3 लाख से थोड़ा नीचे रख देते हैं, तो उससे मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। आपका जो इनकम है वो आपका जो बैलेंस शीट है टैक्स फाइलिंग में दिखाए, एटलीस्ट 3 लाख के ऊपर दिखाए। इससे क्या हुआ कि आपका होम लोन का एलिजिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। आप टैक्स बचाने के चक्कर में अगर आप 3 लाख के नीचे आपका एनुअल इनकम दिखा दिया तो ओनली उसका मंथ डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली में ओनली 30% बैंक डेबिट कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपका लोन का अमाउंट घट जाता है। अच्छा सोचिए, अगर 24,000 है तो ओनली अराउंड 8-9,000 बैंक डेबिट कर सकता है, लेकिन 26,000 होगा तो 13,000 डेबिट कर सकते हैं। मतलब कितना डिफरेंस हो गया, 4-5 हज़ार का। तो ये पार्ट आई थिंक अब क्लियर हो चुका है कि ये जो EMI NMI रेशियो है अप टू 3 लाख ईयरली इनकम में 30%, 3 लाख से ऊपर 50%, 5 लाख के ऊपर 55,000, ऐसे एक सेट है इनकम का। वही हिसाब से वो EMI
उसका कितना बैंक ईएमआई कट सकता है आपका नेट मंथली इनकम से, वो कैलकुलेट होता है। अगर आपको हाथ में ईएमआई मिल गया, सिंपली आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर में कर देख के, आपका लोन दे के, इंटरेस्ट दे के मारेंगे तो उतना ईएमआई तक आपको कितना लोन मिल रहा है वो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अराउंड लाख में अगर 800-900 पड़ता होगा ईएमआई, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरा टोटल मैक्सिमम एलिजिबिलिटी ईएमआई ये है, 30% 50% जो भी है, उस अमाउंट में कितना आपको लोन मिलेगा। तो इसी तरह आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका इनकम के हिसाब से आपका मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी कितना है। दूसरा जो चीज़ मैंने आपको कहा कि जो है लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपका प्रोजेक्ट का मैक्सिमम जो कॉस्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा उसका कितना % बैंक फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका जो लोन है अप टू 30 लाख हो तो बैंक अप टू 90% तक आपको फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आपका 10 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो बैंक 9 लाख तक आपको फाइनेंस कर सकता है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट 30 से 75 लाख तक हो तो बैंक ओनली 85% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनेंस कर सकता है, और 75 लाख से ऊपर हो तो बैंक ओनली 75% जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका ओनली 75% बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट का वो परसेंटेज आप जो स्लैब में होगा आप एलिजिबिलिटी करके आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट वहाँ से आप मिल सकता है। पहले आप इनकम के हिसाब से ईएमआई एनईएमआई रेशियो से आपका लोन अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा आपका जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर लोन टू वैल्यू से कैलकुलेट कीजिए। ये दोनों में जो कम होगा वही आपका मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी होगा। तो आई थिंक दोस्तों आप कितना आपको लोन मिल सकता है आप इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे घर में बैठे बैठे, बैंकर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब तक आपको जो भी हाउसिंग लोन का बेसिक था वो सब पता चल चुका है। अब चलते हैं कि अब कैसे आप स्टेट बैंक में जाके वो अप्लाई करेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो मैं पहले बोलना चाहूँगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में जो आपको करना है कि पहला जो चीज़ है आपका जो डीड है वो डीड चाहिए, और अगर आप नया डीड कुछ दिन पहले खरीदा उसका कोई चेन डीड जो होगा, चेन डीड मतलब है कि जिसके पास से आप खरीदे हैं उसका पास तो एक डीड था ना, उसको कहते हैं चेन डीड। किसी जगह उसको पीठ दलील भी कहा जाता है, तो वो भी चाहिए ये जो आपका डीड है उसके साथ। मतलब ये आपका डीड, आपका पहले जिसका ऑनर था उसके पास जो डीड थे वो दोनों डीड देना पड़ेगा आपको। दूसरा जो चीज़ है कि आपको अगर आप पंचायत एरिया से हो तो पंचायत से एक अप्रूव प्लान बनाना पड़ता है हाउसिंग के लिए। मतलब आप घर कैसे बनाएंगे उसका एक अप्रूव्ड प्लान होता है जो पंचायत का इंजीनियर, और अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में हो तो म्यूनिसिपैलिटी का जो इंजीनियर एक अप्रूव्ड प्लान बना देते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका डीड रेडी है, आपका प्लान रेडी है। तीसरा जो चीज़ है आपका एस्टीमेट, क्योंकि ये जो एस्टीमेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एस्टीमेट जो एक अप्रूव्ड इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है कि आपका घर बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। हो सके तो जो इंजीनियर आपका प्लान अप्रूव कर रहा है उनको ही बोलिए कि भाई मेरा एक एस्टीमेट भी बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पहले जो मैंने डिस्कस किया लोन टू वैल्यू, ये जो वैल्यू है मतलब मैक्सिमम कॉस्ट वो ये एस्टीमेट से लिया जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा हुआ है कि उसका इनकम के हिसाब से वो लोन के लिए एलिजिबल है, लेकिन एज बिकॉज उसका एस्टीमेट कम है तो उसका लोन अमाउंट घट गया है। इसीलिए दोस्तों एकदम ठीक से आपका कितना कॉस्टिंग होगा वो इंजीनियर से डिस्कस करके प्रॉपर एस्टीमेट बनाइएगा। ठीक है, हो गया दलील, हो गया, फिर हो गया अप्रूव प्लान फ्रॉम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, तीसरा हो गया आपका एस्टीमेट। और क्या चाहिए,
और ये चाहिए आपका जो म्यूटेशन हुआ है, जिसका नाम पे वो दलील होगा उसके नाम पे म्यूटेशन होना चाहिए। अगर आपका 100 वाट के अंदर है सिटी में तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी म्यूटेशन से कम चल जाता है। अगर 100 वाट से ज़्यादा हो, आपका वार्ड नंबर अगर 100 से ज़्यादा हो, नहीं तो आप रूरल में रह रहे हो, तो आपको BLRO म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपका म्यूटेशन आपके नाम पे नहीं है तो आप BLRO में और म्यूनिसिपैलिटी में जाके म्यूटेशन कर लीजिए। तो डीड हो गया, आपका अप्रूव प्लान हो गया पंचायत नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी से, आपका एस्टीमेट हो गया और आपका म्यूटेशन का कॉपी। उसके बाद जो है, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड पहले था वो कन्वर्ट हुआ है तो वो कन्वर्शन का सर्टिफिकेट, हाँ अगर पहले से ही मतलब डीड में ही वो वास्तु है, मतलब रेसिडेंशियल प्लॉट है, तब कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है और कन्वर्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पहले एग्रीकल्चर लैंड था, वो उसको कन्वर्ट करके अब वास्तु किया है, तो वो कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डीड, प्लान, एस्टीमेट, कन्वर्शन सर्टिफिकेट, म्यूटेशन कॉपी, ये सब हो गया। इसके बाद जो मैंने पहले बताया था, आपका प्रॉपर्टी का टैक्स अगर म्यूनिसिपैलिटी में है तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में जमा देके उसका रिसिप्ट देना है। लेटेस्ट जो है, अगर पंचायत में है तो पंचायत में जमा देके आपका प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट ले लीजिए। ठीक है, बस यही सब डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर्टी का चाहिए इन नॉर्मल कोर्स में। आई थिंक वेरी क्लियर हो चुका है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डीड चाहिए, उसके जो लिंक डीड है वो भी चाहिए, आपका म्यूटेशन चाहिए, आप एस्टीमेट चाहिए, अप्रूव प्लान चाहिए, टैक्स चाहिए, और अगर आपका कन्वर्शन हुआ है तो कन्वर्शन का वो सर्टिफिकेट चाहिए। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये आप एक जगह कीजिए। नेक्स्ट जो है आपका इनकम का डॉक्यूमेंट। इनकम का डॉक्यूमेंट क्या है? इनकम का डॉक्यूमेंट में होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको सिर्फ 2 साल का फॉर्म 16 और 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आपको फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप के साथ आपका CTC का जो कॉपी है, कॉस्ट टू कंपनी का जो कॉपी है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर का जो कॉपी है, वो आपको देना पड़ेगा। इनकम में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न, ये जो एक सेट है ये लास्ट 2 साल का चाहिए। क्लियर है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न, ये जो इंटर सेट है वो लास्ट 2 साल का बिजनेसमैन के लिए चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब वकील, डॉक्टर, ये सब है, आपको भी यही सेट चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड टैक्स फाइल, और आपका एक इनकम का एक स्टेटमेंट भी बैंक कभी कभी मांगता है कि आपका एक्चुअल इनकम कहाँ हुआ है। फॉर द क्लैरिटी, मतलब प्रॉपर क्लैरिटी तो नहीं रहता है इसमें, इसीलिए वो स्टेटमेंट कभी कभी बैंक मांगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन और टैक्स फाइल लास्ट 2 साल में प्रोफेशनल के लिए भी हो जाता है। 2 पार्ट क्लियर है, आपका प्रॉपर्टी का क्या क्या डॉक्यूमेंट और ये आपका इनकम का क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये 2 आप रेडी कीजिए। थर्ड जो चीज़ है वो है आपका KYC डॉक्यूमेंट। KYC में डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे? सिंपल है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए और फोटो दे दीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फोटो, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो देने से ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये इंश्योर कीजिए कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो ठीक है। बहुत सारे केस होता है कि पुराना एड्रेस खुद रह जाता है और जब वेरिफिकेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं रहता, तो इससे लोन डिक्लाइन हो जाता है। और एक चीज़ है, आधार कार्ड और पैन कार्ड में नेम एक ही तरह होना चाहिए, तो दोनों में डिफर नहीं हो, एक में कुमार है दूसरे में कुमार नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ केस है तो आप इधर आपका डॉक्यूमेंट चेंज कीजिए, नहीं तो एक नोटरी पब्लिक से, नहीं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनाइए
कि आपका दोनों का जो नेम है वो सेम है और एक ही पर्सन का है। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट भी क्लियर है। हाँ, ये अब क्या है, आपका जो अकाउंट का जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि आपका कोई जो अकाउंट है उनका एक साल का स्टेटमेंट दे दीजिए। और अगर स्टेट बैंक में है तो बहुत ही अच्छा है, ब्रांच खुद ही आपका स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। अगर आपका किसी और बैंक में है तो वहाँ से आप आपका स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन है और प्रोफेशनल है, उस टाइम में आपको करेंट अकाउंट जो है आपका, उनका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि हाँ वो ट्रांजैक्शन जो आपने बैलेंस शीट में क्लेम किया है वो सच्ची में हो रहा है। इसीलिए अगर आप बिजनेसमैन प्रोफेशनल है तो करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट दीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका सैलरी अकाउंट का 1 साल का स्टेटमेंट दे दीजिए। आई थिंक वेरी क्लियर हो चुका है डॉक्यूमेंट पार्ट। और क्या क्या चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हुए तो आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, वो ट्रेड लाइसेंस का कॉपी दे दीजिए। आप अगर म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के अंदर में काम कर रहे हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी स्लिप में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन है और नहीं तो प्रोफेशनल है तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका ट्रेड लाइसेंस आप सबमिट कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस कोई रेंटेड प्रॉपर्टी में करते हैं, आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं अगर वो कोई रेंटेड प्रॉपर्टी हो तो उसका रेंट एग्रीमेंट का कॉपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये जो डॉक्यूमेंट का पार्ट आप क्लियर हो चुका है आपका। और एक चीज़ सॉरी बोलने में आपको भूल गया कि अगर आपका इनकम में जो सैलरी रिसीव बिजनेस वो तो ठीक है, पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि अगर आप और कोई इनकम दिखाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो दिखाता है वो है रेंट इनकम। बहुत सारे लोगों का घर है जो रेंट में दिया गया है। अगर आप रेंट इनकम भी दिखाना चाहते हैं इनकम प्रूफ में, वो अगर आप सैलरी है बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट बोला इनकम का, उसके एडिशन में आपको रेंट एग्रीमेंट और जिस अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए डीड, लिंक डीड, आपका म्यूटेशन कॉपी, म्यूनिसिपैलिटी एज वेल एज BLRO, आपका अप्रूव्ड प्लान, आपका एस्टीमेट मतलब जो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना एस्टीमेट होगा, आपका प्रॉपर्टी का टैक्स, अगर आप कन्वर्शन हुआ है तो कन्वर्शन का टैक्स, कन्वर्शन का वो टैक्स, ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। इनकम में अगर आप सैलरी है तो फॉर्म 16 2 साल का, सैलरी रिसिप्ट 3 महीने का, अगर उसके साथ आप रेंट इनकम दिखा रहा है तो रेंट रिसिप्ट, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 2 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन शीट एंड IT फाइल। और प्रोफेशनल के लिए भी एक ही चीज़ है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड IT फाइल फॉर लास्ट 2 ईयर्स। और KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका अकाउंट का प्रूफ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका करेंट अकाउंट दीजिए, और अगर आप सैलरी करते हैं तो सैलरी अकाउंट का 1 साल का स्टेटमेंट दे दीजिए। बस ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके बैंक में जाके अप्लाई करना है। बैंक में आप कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्टली बैंक में चला जाएगा, स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक का जो ब्रांच है वहाँ से आपको कांटेक्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर के पास एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। और जो फिजिकल एप्लीकेशन कॉपी का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि ये एप्लीकेशन के साथ एक एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, वो आप खुद बना सकते हैं कि उसमें क्या लगता है कि आपका क्या क्या एसेट है आपके पास। हो सकता है वो गोल्ड हो सकता है, हो सकता है लैंड तो आपके पास ही है, वो भी एक एसेट है। आपका बाइक हो सकता है, आपका कार हो सकता है, आपका LIC हो सकता है। जो एसेट है वो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट में आप लिख दीजिए। अगर कोई लायबिलिटी लोन है तो वो भी आप लायबिलिटी सेक्शन में लिख दीजिए। तो एप्लीकेशन, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, और एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट के जो भी आप लिखेंगे उसका कुछ डॉक्यूमेंटरी प्रूफ आप दे दीजिएगा। अगर LIC आप लिख रहे हैं तो LIC का कॉपी आप दे दीजिए। अब ये सब रेडी करके वो एप्लीकेशन, एसेट लायबिलिटी या जो मैंने डॉक्यूमेंट बोला पूरा रेडी करके आप ब्रांच मैनेजर के पास सबमिट कर सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, तब जाके आप सबमिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक का बहुत सारे सेल्स टीम होता है, जैसे होम लोन काउंसिलर, ठीक है, होम लोन सेल्स टीम, ठीक है। ये सेल्स टीम भी कभी कभी आपके पास आता है, अगर आप वो उसके साथ भी आप कांटेक्ट करके उसके पास भी आप एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद बैंक आपसे 2 चेक मांगेगा। एक है सर्चिंग के लिए जो अराउंड 4000 होता है, और एक होता है वैल्यूएशन के लिए, वो अराउंड 1300 होता है। ये 2 चेक बैंक को आपको देना पड़ेगा सर्चिंग एंड वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। और अगर प्रोसेसिंग फ़ी एक्चुअली लोन हो जाने के बाद देना पड़ता है, तब आपको प्रोसेसिंग फ़ी के लिए भी थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन पहला जो आपको देना है वो है सर्चिंग के लिए और वैल्यूएशन के लिए 2 चेक, जो अमाउंट ब्रांच मैनेजर बोलेगा वो चेक आप उनको दे दीजिए। इससे क्या होगा कि बैंक उनका वकील और वैल्यूअर को आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए भेज देगा। जब वकील को देगा आप इंश्योर कीजिए, जब वकील आपको फ़ोन करेगा, नहीं तो वैल्यूअर आपको फ़ोन करिएगा, वो फ़ोन आप उठाना मत भूलिएगा, नहीं तो क्या होगा बहुत सारे केसेस में नेगेटिव रिपोर्ट चला जाता है। तो जब आएगा वो वकील और वैल्यूअर आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट रेडी करके बैंक के पास जमा दे देगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो बैंक लोन प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके साथ और एक चीज़ क्या होता है, बैंक का जो ऑफिशियल है वो भी आपका प्रॉपर्टी, आपका वर्क प्लेस जो भी है वो बैंक का ऑफिसर खुद, नहीं तो कोई एजेंसी के द्वारा आपका जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यू इंस्पेक्शन करने आता है। आप इंश्योर कीजिए जब इंस्पेक्शन में आ रहा है आप वहाँ पर प्रेजेंट रहिए और उनको हेल्प कीजिए कि दिखाने में आपका कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या है। ये 2 हो जाने के बाद बैंक उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करेगा और आपका लोन सैंक्शन कर देगा। सैंक्शन करने के बाद बैंक आपको बुलाता है कि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, तब स्टेट बाय स्टेट एक स्टेट क्या होता है, स्टैम्प पेपर लगता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में। तो बैंक से पूछ लीजिए कि कितना अमाउंट का स्टैम्प पेपर चाहिए, वो स्टैम्प पेपर आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर खरीद के आप बैंक में जाइए और बैंक का जो डॉक्यूमेंटेशन है, स्पेशली अरेंजमेंट लेटर, एग्रीमेंट, ये सब है, ये सब साइन कीजिए। साइन करने के टाइम में डॉक्यूमेंट ठीक से आप देख लीजिएगा, स्पेशली अरेंजमेंट लेटर जहाँ पर आपका कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना प्रोसेसिंग फ़ी है, कितने टाइम तक होगा, ये सब लिखा रहता है। ये ठीक से आप पढ़ लीजिएगा, फिर साइन कीजिएगा। और साइन करने के बाद एक अरेंजमेंट लेटर का कॉपी आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्म से बैंक एक कॉपी अरेंजमेंट लेटर आपको देगा। इसके बाद क्या होगा, लोन सैंक्शन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसके बाद जो होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन उठेगा उसी हिसाब से बैंक जो लोन अमाउंट है वो फाइनेंस करते जाएगा। एक साथ बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगा, एज बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं। जैसे कि सोचिए आप भीत तक किया है तो उसके लिए पहले से बैंक एक करके रखेगा, भीत तक कितना होगा, लिंटर्न तक कितना होगा, रूफ हो जाने के बाद कितना होगा, ठीक है, कंप्लीशन के बाद कितना देना पड़ेगा, ये सब एक पार्ट करके रखता है। उसी हिसाब से आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं व करना चाहते हैं उसका बिल, नहीं तो कोटेशन, अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो उसका बिल बैंक में सबमिट कीजिए विथ लेटर कि मुझे मेरा जो पार्ट का डिसबर्समेंट में वो कीजिए। अगर आप लेके वो खरीदना चाहते हैं तो एक कोटेशन दुकान से लेके बैंक को जमा कीजिए, बैंक वो उसी हिसाब से पैसा आपको देते जाएगा। और आपका ईएमआई में ईएमआई भी शुरू हो जाता है। इसमें 2 ऑप्शन रहता है, आप मोनेटरियम पीरियड ले सकते हैं। मोनेटरियम मतलब कुछ टाइम बाद से आप रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट रेट लेकिन पहले दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 6 महीना 1 साल बाद से भी रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मोनेटरियम पीरियड। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपको बैंकर को बोलिए कि मुझे मोनेटरियम पीरियड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ जो बैंक रिक्वेस्ट करता है कि एक टर्म इंश्योरेंस कवर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कुछ हो गया हो तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता एक्सेप्ट आपका जो फैमिली है उसको घर से बाहर करके उसको सेल कर देना। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज वाइज कि एक टर्म इंश्योरेंस कवर बैंक से ले लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास
उसको स्टेट बैंक में ऋण रक्षा कहा जाता है। इससे क्या होगा कि अगर आपका कुछ हो गया तो वही इंश्योरेंस कवर से आपका रोल रीपेमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका फैमिली के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। तो दोस्तों, होप कि मैं जो आज आपको बताया कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेट बैंक से कैसे लोन लेना है, ये आपको हेल्प करेगा लोन लेने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ये बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ फिनेंशियल टॉपिक में एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।